Okay, to start with working React, today is our first lecture, probably talking about React and building your first React application. It's a very simple thing. React application, अच्छा हम बेसिकली मर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता है, ज्यादा सारे कोर्स इसी में एनरोल्ड है। तो मर्न में 4 चीजें हैं। एम फॉर मोंगोडीबी, बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती, जो मर्जी कह लें, मोंगोडीबी मर्न में सबसे पहले आता है, पढ़ने में सबसे बाद में आएगा। गॉट इट? तो जो एंड पे नोड है, वो पढ़ने में सबसे आखिर में आता है, यानी मन के एब्रिविएशन में सबसे आखिर में आता है, और पढ़ा हमने सबसे पहले है, क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट को किस पे चला रहे थे? नोड पे चला रहे थे। एन से पीछे क्या है? रिएक्ट। तो दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्ट। अभी रिएक्ट पढ़ने लगे। तो उससे पीछे क्या आता है? एक्सप्रेस। तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? और सबसे पहले क्या आता है? एम। इसको सबसे आखिर में पढ़ेंगे। तो यानी जो टॉपिक का हमारा सीक्वेंस है पढ़ने का, वो मन के रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। नोड जैसे हमने देख लिया, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, हमने सिर्फ उसे इंस्टॉल करके छोड़ दिया, उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट चलाते हैं, बाकी हमने नोड को देखा भी नहीं है क्या बुलाया। सॉरी, नहीं, इसके बाद नोड का एक फ्रेमवर्क एक्सप्रेस जेएस, उसको पढ़ेंगे, चलेगा वो भी नोड के ऊपर। तो नोड क्या था? एक रन टाइम एनवायरनमेंट दैट वाज हेल्पिंग अस टू एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड विदाउट यूजिंग द ब्राउजर। समझ आ गई बात? तो ये डेफिनेशन मैंने पहले दिन भी बताई थी और कहा था वापस आऊंगा इस पे। तो पहले दिन तो कहानी लग रही थी आपको, अब आपने देख लिया कि एनवायरनमेंट क्या है भाई। ठीक है, अब हम किस पे जा रहे हैं? रिएक्ट पे, विच कम्स सेकंड फ्रॉम द लास्ट। तो रिएक्ट पढ़ने के लिए क्या चीजें प्री रेक्विजिट हैं? सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। आप इसे चेक कैसे करेंगे? आप यहां राइट क्लिक करें, या इनफैक्ट यहां पे सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। वैसे तो हमारे पास हमने वेरीफाई किया है कि नोड इंस्टॉल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को भी हम नोड पे रन कर रहे थे, लेकिन जस्ट फॉर दोज हु आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो अगर आप नोड -v करेंगे तो यहाँ आपको नोड का जो भी वर्जन है वो अगर शो हो जाए तो इसका मतलब नोड इंस्टॉल्ड है, अगर शो ना हो तो इसका मतलब आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है, नहीं शो होता। तो फिर आपको क्या करना है? अगर जिसको शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली यहां जाके नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, ये 20.11, इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल देगा डाउनलोड करके, उसको डबल क्लिक करके रन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फिर आप एक और काम करें, अगर बिलफर्ज इनका केस किसी और के साथ है कि नोड.जेएस की फाइल चलती है लेकिन नोड.जेएस का वर्जन शो नहीं होता, तो आपको एक और काम करना है, वो है जी, अक्सर ये यहाँ पे जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, इसे करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो नोड होता है बेसिकली, लेकिन वो कमांड, आप कमांड प्रॉम्प्ट एज एन, कोई सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन होती है, सेटिंग मीटिंग इशू होता है, तो आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ये आपसे एक वार्निंग पूछ के ये जो प्रॉम्प्ट ओपन करेगा, यहाँ पे नोड की कमांड चलेगी। और कल ये ट्राई करके अगर फिर भी ना चले तो डू रिपोर्ट में फिर तीसरा तरीका बताऊंगा, गिट बैश कर लें, वो एक और कमांड लाइन टर्मिनल है, उस पर चल जाएगी, मेक श्योर। आप अक्सर चलाती होंगी नोड.जेएस को वीएस कोड के अंदर, तो वहां ना चले तो आप सेपरेट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें, ठीक है? दैट्स इट। ये 3-4 तरीके हैं। तो नोड.जेएस इंस्टॉल हो गया जी, पहला प्रीरिक्विजिट। तो नोड की कमांड है npm अपडेट, या npm शायद हाउ टू अपडेट द नोड। सीएमडी में कमांड ओपन करेंगे, अभी हम बहुत सारी कमांड इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? अपडेट। लेकिन आपने जो कर लिया है तो आपको क्यों फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है अपडेट करने की या डाउनग्रेड करने की? अच्छा, बहुत पुराना है तो फिर आप सिंपली ये कर लें जी। अच्छा, इसने एनवीएम यूज किया है, एनवीएम नोड वर्जन मैनेजर है। अगर आपके सिस्टम में एक से ज्यादा नोड के हैं तो ये आपके काम का नहीं। सो यहाँ पे कोई एक होगी नोड वर्जन का अपडेट। सादा सा हाल तो ये है, npm इंस्टॉल जी npm। npm इंस्टॉल दोबारा करेंगे तो ऑब्वियसली पुराने को लेटेस्ट लेके दोबारा पुराने को खुद ही ओवरराइट कर देगा या अपडेट कर देगा। अदरवाइज आप जिस तरह मैं ये सर्च कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल जी n, ये install a new version of node, nlts और n, like you can follow these commands from here, ठीक है? अदरवाइज सादा सा हाल ये है कि कंट्रोल पैनल में जाएं, पुराने वाले को अनइंस्टॉल करें, नई वाली एक्सी फाइल को रन कर दें, दैट्स गो अहेड, ठीक है? ये आपने वो सवाल कर लिया जो मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। और अगर इफ यू आर वर्सटाइल इनफ तो आप nvm कर लें। nvm एक टूल है, नोड वर्जन मैनेजर, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो उससे ये होता है कि आप एक ही वक्त में अपने सिस्टम में नोड के एक से ज्यादा वर्जन रख सकते हैं। उसका क्या पर्पज है ये अलग सवाल है, लेकिन nvm एक चीज है जिसको हम कर सकते हैं। बहरहाल, तो npm
सॉरी आपके प्रोजेक्ट इसमें नोड में नोड इंस्टॉल हो गया, ठीक है। जब नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो नोड इम्प्लिसिटली एक और टूल अपने साथ इंस्टॉल कर लेगा जिसको हम बोलते हैं एनपीएम। क्या इंस्टॉल कर लेगा? एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। आई रिपीट, एनपीएम को आप अलग से इंस्टॉल नहीं करते। जब आप नोड को इंस्टॉल करते हैं तो नोड अपने साथ क्या इंस्टॉल कर लेता है? एनपीएम। अच्छा, ये एनपीएम क्या है, ये जरूरी है समझना। एनपीएम अगर आप लिखेंगे नोड पैकेज मैनेजर तो आपको एनपीएम जेएस की वेबसाइट मिलेगी। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा काम आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी क्या होती है ये भी एक बात की बहस है, लेकिन हम रिएक्ट जेएस के साथ बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते हैं एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आई रिपीट, रिएक्ट जेएस खुद एक लाइब्रेरी है जो बेस प्रोवाइड करती है। हम रिएक्ट जेएस के साथ जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी दूसरी लाइब्रेरीज यूज करते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट आप बहुत सारे प्लगइन्स यूज करते हैं, प्लगइन्स इंटीग्रेट करते हैं, स्वाइपर जेएस यूज करते हैं, आप ओल कैरोसेल यूज करते हैं, आप टाइमर की कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं, आप प्रोजेक्ट काउंटर की कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं, आप शफलर यूज करते हैं। तो इसी तरह रिएक्ट जेएस के साथ हम बहुत सारी क्या यूज करेंगे? लाइब्रेरी यूज करेंगे। पूरी दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने छोटी छोटी लाइब्रेरीज या फंक्शनैलिटीज लिख के, सिर्फ छोटी छोटी नहीं, मोटी मोटी भी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भी लिखकर उन्होंने पैकेज बना के इस एनपीएम पे होस्ट कर दिए। एनपीएम क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी या एक हब है जहां पे डेवलपर्स ने जावास्क्रिप्ट बेस्ड पैकेजेस बना के होस्ट कर दिए। अब जिसको भी कोई पैकेज चाहिए होता है वो जाके एनपीएम रजिस्ट्री से क्या कर लेता है? डाउनलोड कर लेता है। तो एनपीएम क्या है? बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री है जहां पूरी दुनिया से लोग, आप भी अपना पैकेज बना के एनपीएम पे होस्ट कर सकते हैं ताकि दुनिया के बाकी लोग आपके उन पैकेजेस को डाउनलोड करके यूज कर सकें, ठीक है। तो खैर, नोड.जेएस के साथ आपको दूसरी चीज जिसकी फेमिलियरिटी, अभी मैं एनपीएम इंस्टॉल करूंगा या एनपीएम की कमांड लॉन्च करूंगा तो आपको उस वक्त पता लग जाएगा एनपीएम क्या है। तो एनपीएम बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री है जिसने बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को क्या किया हुआ है? होस्ट किया हुआ है। समझ आ गई बात? एक नोड.जेएस, दूसरी एनपीएम। एनपीएम खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक तीसरी चीज भी है जो हमें जरूरत पड़ेगी रिएक्ट के साथ काम करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज वीट। ठीक है जी। ये वीट जेएस क्या है? बेसिकली आप जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो यानी जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेट्स सपोज किसी ने फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाया, तो आपको एक रिकमेंडेड, यानी जिसने मुझसे कोर्स किया उसको पता है, मैंने एक रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था आपको कि आप रूट फोल्डर बनाएं, उसके अंदर एसेट्स का फोल्डर बनाएं, एसेट्स के अंदर के फोल्डर के अंदर आप जेएस का फोल्डर बनाएं, फिर सीएसएस का फोल्डर बनाएं, फिर इमेजेस का फोल्डर बनाएं, इमेजेस के अंदर आइकन्स का फोल्डर बनाएं। ये क्या था? ये एक पूरी प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग थी, यानी एक पूरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताया था आपको। बहुत सिंपल था, डेड सिंपल था, फ्रंट एंड में चाहिए उतनी चीजें होती हैं, ठीक। जब आप रिएक्ट के साथ काम करते हैं ना, तो रिएक्ट यूज करता है ES6 या इससे अबाउट या बियॉन्ड फीचर्स। तो ES6 के सारे फीचर्स में भी ब्राउजर अंडरस्टैंड भी ना करे, तो इसके साथ हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है, बेबल जेएस। कौन सा कंपाइलर चाहिए होता है? बेबल जेएस क्या करता है? हमारे वो तमाम के तमाम जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है किसमें? वनीला जेएस में। और वो ऑटोमेटिक करता है, आपको फील भी नहीं होगा कहां है बेबल जेएस, लेकिन जस्ट बिहाइंड द सीन थोड़ी सी आपको फिलॉसफी बता दूं। दूसरा एक चीज होती है मॉड्यूल बंडलर। मॉड्यूल बंडलर जिसे हम वेब पैक कहते हैं। अब वीट में वो वेब पैक की जगह कुछ और है मेरे ख्याल में, टर्बो है या क्या है उसको कहते हैं, बताइए। तो वो मॉड्यूल बंडलर क्या होता है? ये जब मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन का जिक्र करूंगा, क्योंकि रिएक्ट जो है वो एसपी या सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है मोस्टली, तो शायद उस वक्त मॉड्यूल बंडलर वैसे ही होता है कि आपके जितने भी स्टैटिक एसेट्स होते हैं, आपके जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, आपकी सीएसएस की फाइल्स अलग अलग पड़ी होती हैं, उन सारों को बंडल करके एक फाइल रिटर्न करता है आपको, और आपके अल्टीमेटली वेब पेज में सिंपल एक फाइल लगी होती है। बंडलिंग का ये मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी पड़े तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए वीट एक टूल है, ये टूल वो सारी की सारी प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग और फोल्डर स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करके देता है। यानी हमें बेसिक सी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्टिंग पॉइंट बना के देता है कि ये लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आगे आप रिएक्ट करना शुरू करें। समझ आ गई बात? वीट से पहले एक क्रॉ टेम्पलेट थी, क्रिएट रिएक्ट ऐप, फेसबुक की तरफ से थी। बाय द वे ये रिएक्ट जो है ये फेसबुक ही का फ्रेमवर्क है। तो वो क्रॉ टेम्पलेट काफी अरसे तक यूज में रही, अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं।
लेकिन जो मॉडर्न टूलिंग है उससे कई गुना फास्ट है वीट। ठीक, तो वी विल बी यूजिंग वीट फॉर स्कैफोल्डिंग आर रिएक्ट प्रोजेक्ट। क्लियर? तो अब वीट को कैसे इस्तेमाल करना है या वीट को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, जब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको अगर कुछ ना मिले तो आप सिंपली क्या करें, गेट स्टार्टेड पे जाएं और गेट स्टार्टेड पे थोड़ा सा नीचे आ जाएं। अगर आपको अच्छा लगता है इसको पढ़ना, इफ यू वांट टू गेट मोर नॉलेज यू आर वेलकम टू रीड दैट। आप सिंपली स्ट्रेट अवे यहां आ जाए तो ये मुझे कह रहा है कि टू द सपोर्टेड टेम्पलेट प्रीसेट्स आर, यानी वीट इन तमाम लैंग्वेजेस में प्रोजेक्ट क्रिएट करने की सपोर्ट देता है हमें। वीट जावास्क्रिप्ट, पहले तो हमें ये प्रेफरेंस देनी है कि हमने वीट के जरिए जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड करवाना है या टाइपस्क्रिप्ट का करवाना है। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? जावास्क्रिप्ट को। तो पहला डिसीजन हो गया। दूसरा डिसीजन, हम वनीला जेएस यूज कर रहे हैं यानी प्लेन वनीला जेएस, जिसमें मैं अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्राई कर रहा था। तो वीट से आप अगर उस वनीला जेएस की प्रोजेक्ट्स का फोल्डिंग करेंगे तो वो आपको वो सिंटेक्स अलाउ करेगा। बल्कि आपने देख भी लिया, मैंने कहा ना मॉड्यूल बंडलर और वेब पैक वो सारे काम क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं जो सपोर्ट हमें नहीं मिल रही थी पहले। तो पहला हमने ये डिसाइड कर लिया, हम वनीला कर रहे हैं, नहीं हम वनीला नहीं कर रहे। हम व्यू जेएस कर रहे हैं, नहीं हम व्यू जेएस भी नहीं कर रहे। हम प्रीएक्ट भी नहीं कर रहे, लिट भी नहीं कर रहे, स्वेल्ट भी नहीं कर रहे, सॉलिड भी नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? तो आप रिएक्ट पे चले जाएं। तो जब आप रिएक्ट पे जाएंगे तो खैर रिएक्ट पे अब जाना नहीं है, लेकिन ये उसने बेसिक एप्लीकेशन रिएक्ट की बना के दे दी, अगर आप खुद इस पे करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, और ये कह रहा है स्कैफोल्डिंग योर फर्स्ट। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है? वो फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना, दैट्स इट। तो वो कह रहा है जी कि आप एनपीएम यूज कर रहे हैं, यार्न यूज कर रहे हैं, पीएनपी यूज कर रहे हैं, बन यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एनपीएम है, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रीज हैं जहां पे लोगों ने जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को क्या किया हुआ है, होस्ट किया हुआ है। तो हम कौन सा यूज करेंगे? एनपीएम। तो मुझे कह रहा है जी कि आप प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड करने के लिए ये कमांड चलाएं, npm create vite latest। so I'll be getting this, और मैं यहाँ पे जाके अपने सी ड्राइव में या डी ड्राइव में wherever I want to create my project, so मैंने यहाँ पे month 13 के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ और इस नए फोल्डर को नाम दूंगा कुछ भी नहीं। अगर मैं फोल्डर ओके, लेकिन जब मैं वीट की कमांड चलाऊंगा तो वो खुद ब खुद क्या करेगा, फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो मैंने जिस फोल्डर के अंदर मैं वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, मैं उस फोल्डर को राइट क्लिक करूंगा और इसे कहूंगा ओपन विद कोड। जब ओपन विद कोड करूंगा तो इसका टर्मिनल ओपन करूंगा कंट्रोल बैकटिक से, और इस टर्मिनल में वो जो कमांड कॉपी की है मैंने यहां से, ये वाली कमांड यहां से मैंने कॉपी की है, यहां पे आके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। जब पेस्ट करके मैं एंटर करूंगा तो ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। वो सवाल हो गए जी कि पहले तो ये कह रहा है जी कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज क्रिएट वीट 5.1.0। वो कह रहे हैं यार आप वीट को इस्तेमाल कर रहे हो रिएक्ट के प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग करने के लिए, लेकिन आपके सिस्टम में वीट खुद इंस्टॉल नहीं है। ठीक, तो पूछ रहा है कि क्या आप पहले वीट इंस्टॉल करेंगे? मैं कहा यस करेंगे, तो तभी आगे इजाजत देगा ना, ना तो कर ही नहीं सकते, साड़ी हिम्मत ही नहीं। तो मैंने कहा जी यस। तो अब वो पहले क्या करेगा, वीट। अब वो मुझसे पूछ रहा है जी कि जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम क्या देंगे? तो मैंने फोल्डर नहीं बनाया ना, तो जो नाम यहां दूंगा उसी नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो मैं कहता हूं जी इसे कह दें आप माई ऐप कह दें फिलहाल, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं माई ऐप कह के। वो कह रहे जी पैकेज नेम माई ऐप ही रहने दें। फिर मुझे कह रहा है जी कि सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, ये आपको अभी दिखाया था कि ये इतने सारे फ्रेमवर्क्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करने की परमिशन। आप एरो या डाउन अप एरो या डाउन एरो की दबाएंगे, आप रिएक्ट पे आएंगे और इस पे एंटर करेंगे। वो पूछता है जी कि टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट, या टाइपस्क्रिप्ट प्लस SWC या जावास्क्रिप्ट प्लस SWC। ठीक है, आप SWC को सेलेक्ट कीजिएगा, परफॉर्मेंस वाइज इट्स बेटर। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट करेंगे प्लेन प्लस SWC, इस पे क्लिक करेंगे तो उसने कहा जी कि स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट इन कहां पे, डी ड्राइव में यासर के फोल्डर के अंदर मर्ज 13 के अंदर, किस नाम से बना है, माई ऐप से। और अगर आप जाएं यहाँ पे तो माई ऐप नाम से एक प्रोजेक्ट बन गया और इसने बेसिक स्कैफोल्डिंग कर दी है सारी की सारी। ठीक, अच्छा अभी आगे जो स्टेप कह रहा है, कह रहा है जी डन, नाउ रन cd माई ऐप। cd क्या करता है, आपका फोल्डर चेंज करता है। अभी मैं किस फोल्डर में हूं, 113 में हूं, तो मुझे कह रहा है आपको किस फोल्डर के अंदर जाना है, माई ऐप में।
और फिर उस फोल्डर के अंदर जाके क्या करना है, npm इंस्टॉल। अच्छा, इनका क्या मतलब है ये बताता हूं। आपने सिर्फ क्या करना है, इसे बंद कर देना है और पहले हमने इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली करंट फोल्डर ओपन करेगा। अब माय ऐप, ठीक, कंट्रोल बैक टिक। अब आप देखेंगे कि हम माय ऐप में दाखिल हो चुके हैं। यही काम हम सीडी के साथ कर सकते थे जो उसने बताया था, ठीक है। उसने कहा जी कि आप क्या करें, npm इंस्टॉल करें। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो npm क्या था, ये रजिस्ट्री। जब मैं अपने कमांड पे लिखूंगा ना npm, तो ये किसको हिट करेगा, इस रजिस्ट्री को हिट करेगा। किस लिए हिट करेगा, यहां से कुछ डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए, ठीक। क्या इंस्टॉल करेगा, मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया, मैंने कहा किसी चीज को इंस्टॉल करें। मैंने सिर्फ कहा है कि आप क्या करो जी, बल्कि मैंने नहीं कहा, उसने सजेशन दिया कि आप ये लिखें। तो ये क्या इंस्टॉल करेगा, हमने तो नाम ही कुछ नहीं दिया। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब ये प्रोजेक्ट्स क्या फोल्डिंग क्रिएट होती है ना, तो बाकी सारी फाइलों को तो हम बाद में देखेंगे, एक फाइल इसमें होती है पैकेज डॉट जेसन। वाकिफ है जेसन से, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी। इसके अंदर क्या पड़ा होगा आपके ख्याल में, ऑब्जेक्ट ही पड़ा होगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो कीज हैं वो क्या होंगी, स्ट्रिंग में होंगी ना, कोट्स में होंगी। सो इसको अगर मैं ओपन करूं तो पहचानते हैं इसको, ये पूरा का पूरी फाइल में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, जेसन का है। जेसन को आप पहले से जानते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों का मतलब क्या है, ये भी हमारे काम की नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि यार ये जो हमने npm इंस्टॉल दिया है ये क्या करेगा। तो npm तो मैंने कहा है जी हिट करेगा किसको, इस रिपोजिटरी को, ये इस रजिस्ट्री को। इंस्टॉल क्या करेगा, इंस्टॉल पैकेज जेसन में जाके देखेगा इन दो चीजों को, डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, टाइप्स रिएक्ट वगैरह वगैरह, ये सारी, इन सारी चीजों को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। याद रखिएगा अगर मैं npm इंस्टॉल के आगे कोई चीज लिख दूं तो अब ये किसको इंस्टॉल करेगा, मैंने नाम बता दिया, सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट को। और अगर आप यहां पे जाके देखें तो रिएक्ट यहां पे मौजूद है। तो कोई भी ऐसा पैकेज जो यहां मौजूद होगा उसको डाउनलोड करेगा, अगर यहां मौजूद नहीं होगा तो एरर दे देगा कि ये मैं इसको डाउनलोड नहीं कर सकता, मुझे ये npm पे गया था पता करने, मिला ही नहीं है। समझ आ गई ये बात। तो अगर मैं npm के साथ कोई नाम मेंशन ना करूं तो फिर ये क्या इंस्टॉल करेगा, फिर ये पैकेज जेसन में जाएगा और यहां पे देखेगा डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में जितना कुछ है सब कुछ क्या कर लेगा, लेट्स डू दैट। और इसके बगैर चलेगा नहीं आपका प्रोजेक्ट, ये जरूरी है। तो 2 स्टेप्स हो गए। पहला क्या किया आपने, वीट की कमांड रन की, उसने आपसे पूछा प्रेफरेंसेस, कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सी लैंग्वेज है, आपने वो बता दी, उसने प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग क्रिएट करके दे दी। ये स्टेप 1 था। दूसरा स्टेप उसने कहा जी आप npm इंस्टॉल की कमांड लॉन्च करो। तो npm इंस्टॉल की कमांड का मतलब क्या है, ये भी आपको पता लग गया, क्या इंस्टॉल करता है ये भी पता लग गया, और वो कहां से देखता है कि मैंने क्या इंस्टॉल करना है ये भी पता लग गया। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा सब कुछ रेडी हो जाएगा और उसके बाद वी आर गुड टू, ओके। उसने कहा जी एवरीथिंग इंस्टॉल्ड, नो एरर, जीरो वल्नरेबिलिटी। तो अब आप कमांड को क्लीन करें और आप कहें जी कि npm रन डेव। तो बेसिकली ये जो रन डेव है ना, ये मैंने ये वाली कमांड रन की है। स्क्रिप्ट्स के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उनको भी आप npm के जरिए चला सकते हैं, ठीक है। बाय द वे अगर आपको ये समझ नहीं आती, बस इसके लिए इतना ही काफी है कि आप डिपेंडेंसीज के लिए इसको रखें फिलहाल के लिए। npm रन डेव आपके इस प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग को क्या करता है, लाइव सर्वर पे चला देता है, ठीक है। 2 मिनट बेटा मैं आपको बुलाता हूँ। जब मैंने ये किया npm रन डेव, तो वो मुझे कह रहा है मैंने आपके इस प्रोजेक्ट को चला दिया है, आप ब्राउजर पे ये यूआरएल एंटर करें। तो ये प्रोजेक्ट क्या हो गया आपका, चल गया। तो मैं अगर मैं इसको फॉलो लिंक को क्लिक करता हूं, ब्राउजर में जाता हूं, तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी पहली रिएक्ट की ऐप यूजिंग वीट टूल बन चुकी है। समझ आ गई बात। सो टुडे वी ओनली टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग, वीट, npm, नोड। ये जितने भी रिक्वायर्ड टूल्स हैं मंथ स्टैक के लिए, मंथ स्टैक के लिए नहीं, सिर्फ रिएक्ट के लिए फिलहाल, वो हमने कर लिए। यहां तक किसी का सवाल है तो पूछ लें,
और अगर सवाल नहीं है तो वी आर गुड टू एंड टुडेस लेक्चर।